ठीक है भैया। तो देखा था भैया कि दो प्रोसेस बताए थे मैंने, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में देख लिया होगा तो आपको प्रोसेस का पता लग गया होगा कि बेसिकली हमें दो प्रोसेस के बारे में जानना है। एक था भैया आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा क्या था भैया एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भैया, मैंने बताया था कल जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है भैया कांस्टेंट रहता है। हीट क्या होती है भैया हीट वेरिएबल रहती है। ठीक है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट बट हीट वेरिएबल। यहां पर एक एग्जांपल बताया था मैंने, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, अगर ये सिस्टम है इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा भैया टी रहेगा, लेकिन हीट क्या होगी भैया उस केस में बाहर निकलेगी, हीट लूज करेगा। मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने भैया कि भैया एक तसला लो, उसमें आग जलाओ और उस आग को पहले एक छोटी सी रसोई में रखो, फिर उसी आग को एक बड़े से कमरे में रख दो। आपको पता भैया ये नहीं बताया था ना, चल रही है नहीं भैया, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा था भैया कि जब आप ध्यान दीजिए भैया, मैंने कहा था आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है भैया कांस्टेंट होता है और हीट क्या होती है भैया वेरिएबल होती है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है भैया रिड्यूस होते जा रहा है, तो हीट का डेंसिटी क्या होगी भैया बढ़ेगी। हीट डेंसिटी जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए। तो ये बॉडी अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए बाहर क्या करती है हीट को रिलीज करती है। यहाँ पे हीट लॉस होता है, क्या होता है भैया हीट लॉस। ठीक है भैया, और यहां पर देखिए भैया ये सिस्टम है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है भैया इंक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया कम होगी। हीट डेंसिटी जब कम होगी तो अपना इसका टेम्परेचर टी ही रहेगा और इस टी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए बाहर से हीट क्या करेगा भैया गेन करेगा। याद होगा आपको कल मैंने बताया था रिकॉर्डिंग में। ठीक भैया, जब वॉल्यूम घटता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट वेरिएबल हो सकती है। अगर वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए इसको हीट को क्या करना पड़ेगा लूज करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। ठीक है भैया, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका टेम्परेचर घटेगा, लेकिन हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए इसे बाहर से हीट लेनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो इसके लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी, वॉल शुड बी कंडक्टिंग, ताकि भैया अगर वॉल कंडक्टिंग नहीं होगी तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बाहर से वॉल्यूम घट रहा है तो बाहर हीट कंडक्टिंग नहीं है वॉल, तो बाहर हीट छोड़ नहीं पाएगा। बाहर जब हीट नहीं छोड़ पाएगा तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा राइज कर जाएगा, तभी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए इसको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या हो रहा है भैया वॉल्यूम कम हो रहा है, तो जब भैया वॉल्यूम रिड्यूस होगा, ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए इसको हीट बाहर छोड़नी पड़ेगी, और हीट बाहर छोड़ने के लिए वॉल का कंडक्टिंग होना जरूरी है। ठीक है भैया, तो वॉल शुड बी कंडक्टिंग। बिल्कुल सेम यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको पता भैया हीट डेंसिटी क्या होगी भैया कम होगी तो टेम्परेचर गिरना चाहिए, लेकिन इसको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, इसलिए वॉल कंडक्टिंग होने की वजह से बाहर से हीट क्या करेगा भैया ले लेगा। ठीक है भैया, और दूसरी कंडीशन क्या थी भैया प्रोसेस शुड बी स्लो। याद है, ताकि भैया इतना टाइम मिल जाए कि जो हीट बढ़ रही है इस केस में वॉल्यूम घटने पर हीट डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो हीट बाहर को रिलीज कर सके, जो बढ़ रही है हीट उसको रिलीज कर सके। और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया कम होगी। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया आपकी कम होगी, और जब हीट डेंसिटी कम होगी तो भैया इतना टाइम रहे कि भैया क्या हो भैया हीट बाहर से ले ले। ठीक भैया, तो आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने बताया था भैया कि भैया वॉल क्या होनी चाहिए भैया कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि अगर वॉल्यूम घटे तो हीट बाहर छोड़ के टेम्परेचर कांस्टेंट कर ले, वॉल्यूम बढ़े तो हीट बाहर से लेकर अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर ले। दूसरा प्रोसेस शुड बी स्लो, अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो हीट लेन देन का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक भैया, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, इसलिए भैया प्रोसेस स्लो होना चाहिए, यानी टेम्परेचर जब वॉल्यूम कम होए तो आराम से हीट को छोड़ दे। ठीक भैया, और जब वॉल्यूम बढ़े तो आराम से बाहर से हीट को ले ले, इसलिए भैया क्या होना चाहिए भैया प्रोसेस शुड बी स्लो। आप देखिए आपको पता भैया थर्ड पीवी इक्वल्स में क्या होता है भैया एनआरटी, याद है। तो आपको पता भैया कि आइसोथर्मल कंडीशन आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या होता है भैया कांस्टेंट, क्या होता है भैया ये कांस्टेंट और टीवी क्या है भैया आपका कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल्स में क्या होता है भैया
के कांस्टेंट, यानी जब मैं आइसोथर्मल की बात करूंगा तो ध्यान रखना पीवी इक्वल्स टू में क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। ठीक है भैया, समझ गया। चलो अब देखिए भैया, एडियाबैटिक बताया था मैंने आपको, एडियाबैटिक भी बताया था। तो एडियाबैटिक में बताया था हीट क्या होती है भैया, कांस्टेंट। क्या होती है भैया, मतलब हीट का लेन देन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हीट वही रहेगी। टेम्परेचर वेरिएबल, टेम्परेचर क्या होता है भैया, इस केस में वेरिएबल होता है। तो अब देखिए भैया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट तो वही रहेगी, हीट चेंज होने वाली नहीं है, हीट चेंज होने वाली। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया, कम हो जाएगी, और हीट डेंसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा भैया, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक भैया, अब वॉल्यूम घटेगा, हीट तो उतनी रहेगी ना, वॉल्यूम घट रहा है, तो आपको पता भैया वॉल्यूम घटेगा तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। ठीक भैया, हीट डेंसिटी बढ़ जाएगी तो भैया टेम्परेचर भी क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। लेकिन बाहर हीट का लेन देन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा होने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहले भैया क्या है, वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, वॉल कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए, कंडक्टिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रोसेस शुड बी फास्ट, ताकि टाइम ही ना मिले, हीट का लेन देन का टाइम ना मिले। प्रोसेस शुड बी फास्ट, प्रोसेस क्या होती है भैया आपका, तेज होनी, ताकि इतना टाइम ना हो कि भैया हीट का लेन देन हो पाए। और थर्ड कंडीशन अभी आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक्स में है। ठीक है भैया, पीवी गामा इक्वल्स टू में के, पीवी गामा इक्वल्स टू में के। गामा की वैल्यू क्या होती है भैया, तो इसे कहते हैं भैया स्पेसिफिक हीट रेशियो। पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा होगा, खैर छोड़ो। तो ये आपको थर्मल केमिस्ट्री में शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा कोई बात नहीं। ये सीवी अपॉन में सीपी होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों का रेशियो क्या होता है भैया, गामा के बराबर होता है। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 1.4 के आसपास होती है। ठीक है भैया, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है भैया, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे आया है। ठीक है भैया, तो याद ध्यान रखना भैया, जब भी हम बात करेंगे भैया आइसोथर्मल, क्योंकि हमें जरूरत है, अभी अगला जो करने जा रहा है उसमें जरूरत पड़ेगी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट क्या है भैया, वेरिएबल हो सकती है। जब वॉल्यूम घटेगा तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया, बढ़ेगी, तो हीट बाहर लॉस कर देगा टेम्परेचर अपना कांस्टेंट करने के लिए। ठीक है भैया, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया, कम होगी, तो ये बाहर से हीट ले लेगा ताकि अपना टेम्परेचर क्या रखे भैया, कांस्टेंट कर सके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भैया, प्रोसेस शुड बी स्लो, वॉल शुड बी कंडक्टिंग, और पीवी इक्वल्स टू में के। ठीक है भैया, एडियाबैटिक में मैंने बताया था भैया हीट का लेन देन नहीं होता, टेम्परेचर भैया वेरिएबल हो सकता है। ठीक है भैया, हीट का लेन देन नहीं होगा तो टेम्परेचर वेरिएबल। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट फैलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा भैया, कम होगा। ठीक है भैया, अब जब वॉल्यूम घटेगा तो हीट क्या होगी, छोटी जगह में आएगी, तो टेम्परेचर क्या होगा भैया आपका, हीट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। ये हो गया, यानी वॉल शुड बी नॉन कंडक्टिंग, ताकि हीट का लेन देन ना हो पाए, क्योंकि हीट कांस्टेंट इस प्रोसेस में। दूसरा, प्रोसेस शुड बी फास्ट, ताकि इतना टाइम ही ना मिले कि बाहर हीट को छोड़ा जा सके। ठीक है भैया, और तीसरा भैया पीवी गामा इक्वल्स टू में के। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान में रखना आगे बढ़ते हुए। ठीक है भैया, फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से, क्लियर अभी सबको, जल्दी से। देखिए भैया, आने की संभावना 100%, देख लीजिए भैया, न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन। आने की संभावना, ध्यान से सुनिएगा भैया, बड़ा आसान टॉपिक है, न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन। बता रहा हूं, लिख रहा हूं, पूरे लिख रहा हूं। न्यूटन्स एरर आने की संभावना 100% है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल तक ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, न्यूटन्स एरर लैप्लास करेक्शन, न्यूटन्स एरर एंड लैप्लास करेक्शन। है भैया, अब है क्या ये, किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, न्यूटन ने क्या गलती कर दी और लैप्लास ने क्या करेक्ट कर दिया। देखिए भैया, न्यूटन आया, न्यूटन हर जगह उंगली करते हैं, आपको पता ही है, 12th में ही बहुत जगह उंगली करेंगे। ठीक है भैया, ग्रेविटेशन में भी उंगली कर रखी है, लेकिन गलत है सारा, पूरा ग्रेविटेशन का फंडा ही। ठीक है भैया, पूरा ग्रेविटेशन गलत है। ठीक है, लेकिन पढ़ा रहा हूं ना मैंने नाम नहीं लिया अब तक आपके आगे।
ठीक है, लेकिन गलत है पूरा ग्रेविटेशन, फॉर्मूला ही गलत है वो, बताऊंगा बारी में आना। नहीं, हर जगह उंगली करने की आदत थी इस बंदे की, यहाँ पे भी उंगली की है इसने बोला भैया, इसने क्या बोला, इसने, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, डोंट शाउट, ठीक है। इसने क्या बोला भैया, न्यूटन जी ने क्या बोला, इज्जत देते थोड़ा, ठीक है। देखिए भैया, न्यूटन ने बोला भैया कि जो साउंड चलती है, साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या भैया, कल मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपोगेशन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन डेंसिटी की वजह से होता है, याद होगा, जिसने वेव की क्लास ले ली होगी तो उसको पता होगा भैया कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपोगेशन जो एयर में होता है वो एयर के वॉल्यूम चेंज और डेंसिटी के चेंज की वजह से होता है, याद है, बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो वाली चीज ध्यान रखना। तो भैया न्यूटन ने कहा, ऐसी तुक्का मारता साड़ा, ऐसी लाइट में भी इनने थ्योरी दे रखी है, कॉर्पस्कुलस थ्योरी। इनने पता क्या बोला कि भैया लाइट जो होती है ना वो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिन्हें कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, और अलग अलग कलर की लाइट के कॉर्पस्क्यूल्स का साइज अलग अलग होता है। डेंसर मीडियम में लाइट तेज चलती है जबकि स्लो चलती है डेंसर मीडियम में लाइट, इन्होंने बोला डेंसर मीडियम में लाइट तेज चलती है। रेयर मीडियम में लाइट क्या होती है भैया, इनके हिसाब से स्लो चलती है, जबकि रेयर मीडियम में लाइट क्या होती है, तेज चलती है। पूरी थ्योरी गलती है भैया, ऐसी तुक्के में दे दिया बस, ठीक है। खैर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइट की थ्योरी को बताया कि न्यूटन जी जो बोल रहे, और पता है न्यूटन का वो दबदबा था कि ये गलत थ्योरी भी 150 साल तक चली थी, 150 साल तक। 1675 में दिया गई थी ये थ्योरी, ग्रेविटेशन अभी तक चल रही है, 16 ग्रेविटेशन अभी तक थ्योरी चल रही है, लेकिन गलत प्रूफ हो चुकी है ग्रेविटेशन। लेकिन कई कई जगह पे ठीक ठाक है, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे निहायती गलत है ये थ्योरी, ठीक है भैया। खैर चलो हम बात कर रहे हैं भैया न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन ने क्या बकवासबाजी कर दी। देखिए भैया, न्यूटन ने बोला कि जो साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, जब वो प्रोपोगेट करती है एयर के अंदर, जब वो प्रोपोगेट करती है एयर के अंदर, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा होता है भैया, इन्होंने बोला भैया आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है भैया, न्यूटन ने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इनसाइड द एयर इज एन आइसोथर्मल। न्यूटन के हिसाब से जो लाइट साउंड जो प्रोपोगेट करता है एयर के अंदर वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या बोला भैया, बोल के मर गए। जब इनकी थ्योरी से स्पीड निकाली गई, इनकी बात ये मान लिया भैया हाँ भाई न्यूटन ने बोला भैया आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल बता दिया ना भैया, इसलिए यूज किया था, आइसोथर्मल बता दिया, ठीक है। जब उस चीज को लेकर कैलकुलेट किया गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो भैया 80 मीटर की एरर आ रही थी, 80 मीटर पर सेकंड की एरर, छोटी मोटी नहीं है, 1-2 मीटर पर सेकंड की नहीं, 80 मीटर पर सेकंड की एरर आ गई। मतलब 80 मीटर कम एक्चुअल वेलोसिटी से, साउंड की एक्चुअल वेलोसिटी से एयर के अंदर जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है 360-365 के आसपास होती है साउंड की रफ्तार, 365 मीटर पर सेकंड, ठीक है, साउंड की रफ्तार होती है। लेकिन जो इनसे आया वो 280 मीटर पर सेकंड आ रहा था, 280 मीटर पर सेकंड आ रहा था, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से करीबन 80 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस था इनका, ठीक है। तब लैपलास आए। देखो ऐसे साइंटिस्टों का नाम नहीं हुआ जिन्होंने जेन्युइनली काम कर रखा है। आपने हाइगन का नाम नहीं सुना होगा ना अब तक, हाइगन का नाम, प्लैंक का नाम भी, प्लैंक कांस्टेंट ही सुना होगा, प्लैंक का नाम नहीं सुना, ये बहुत कम ही सुना होगा। लेकिन इनके द्वारा दी गई थ्योरी लगभग सही थी। आइंस्टीन का नाम सुना होगा ना, इसलिए सुना क्योंकि आज तक जितनी थ्योरी दी है उस बंदे ने, एक नंबर की थ्योरी है, कोई उस पर उंगली नहीं कर सकता कि भाई ये थ्योरी गलत है, और कहीं से भी नहीं कर सकता, हर जगह पर अप्लाई होता है, हर जगह पर उसकी थ्योरी एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट, हर जगह पर, चाहे ब्लैक होल हो, चाहे आपका सूरज हो, हर जगह पर ग्रेविटी, सब चीज को डिफाइन कर देती है उसकी थ्योरी। इसलिए आइंस्टीन सच जेन्युइनली महान था। आपने निकोल टेस्ला का नाम बहुत कम ही सुना होगा, कम सुना होगा, महान साइंटिस्टों में जो बुकों में लिखा होता ना उसमें, जबकि एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा था वो। वैसा एडिसन कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया, हर जगह बोलेगा, ठीक है। एडिसन का कोई रोल नहीं है, कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं था, जस्ट एक बिजनेसमैन था। वो बस दूसरे के आइडिया चुरा के अपने अंदर काम कराता था साइंटिस्टों को, और काम करा के उनको पैसे देके 100 रुपए देके उनके पेटेंट खरीद लेता था, अपना नाम छुपा देता था कि ये काम मैंने किया है, ठीक है भैया। तो चोर आदमी न्यूटन को कह सकते हैं, सॉरी एडिसन कहते हैं चोर। बिल्कुल सेम वैसे ही न्यूटन था, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का उस वक्त बहुत तगड़ा साम्राज्य था, सब इंग्लैंड की बातों को फॉलो करते, भाई इंग्लैंड बोल रहे इंग्लैंड। इंग्लैंड का साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहीं पर भी सूर्यास्त नहीं होता था उसके साम्राज्य में,
कहीं ना कहीं उसके सूर्य उगा ही रहता था पूरे साम्राज्य के अंदर। ठीक है भैया। तो खैर ये ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ग्लोब पे उसका वो था आधिपत्य। ठीक है। तो भैया खैर मैं बात कर रहा हूं, तो भैया लैपलास आए। ठीक है, ये डच साइंटिस्ट है, डच। ठीक है भैया। तो इन्होंने बोला भैया कि न्यूटन जी आपको सी बनाकर चले गए। ठीक है भैया, गलत बोला उन्होंने, उनकी स्टेटमेंट ही गलत है। एक्चुअल में जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है एयर के अंदर, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्या होता है? सॉरी, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है भैया? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक साइड में कराया था, आइसोथर्मल इधर कराया था। एडियाबैटिक होता है, और जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की एकदम एग्जैक्ट वही वेलोसिटी आई जो साउंड की एक्चुअल में होती है, 360 मीटर पर सेकंड। समझ गए भैया? एकदम एक्यूरेट। और इसलिए इन्होंने कई सारी चीजों की स्टेटमेंट भी दी कि मैं एडियाबैटिक कह क्यों रहा हूं, मुझे एडियाबैटिक मैं क्यों कह रहा हूं कि भैया साउंड जो प्रोपोगेट करता है एयर के अंदर वो एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है साउंड बहुत तेजी से प्रोपोगेट करता है, तो प्रोसेस शुड बी वेरी। किसकी कंडीशन है? आइसो की है, आइडिया की है भैया। और दूसरा इन्होंने बोला था देयर, देखिए प्रोसेस फास्ट होगा तो यहां पर इतना टाइम नहीं होता कि हीट का एक्सचेंज हो पाए। जब हीट टेम्परेचर देखिए भैया, हीट का एक्सचेंज होने के लिए टाइम चाहिए, और प्रोसेस क्या है भैया आपका? अब प्रोसेस अगर फास्ट होगा तो हीट का चेंज का टाइम नहीं मिल पाएगा, हीट का चेंज का टाइम नहीं मिल पाएगा। और जहां हीट चेंज नहीं होती कौन सा प्रोसेस होता है? देखो भैया कितना दिमाग वाले बंदे होते हैं भाई। देखो दो स्टेटमेंट में बंदा ठंडा, डेरिवेशन करेक्ट। भैया लिखिए भैया, न्यूटन्स एरर लैपलास करेक्शन। समझ गया भैया? अब हम देखिए कैसे करेंगे इसके। देखो भैया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन दी, ओए चुप रहो, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर is an isothermal process। इनके हिसाब से ध्यान दीजिए भैया, न्यूटन के हिसाब से द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई रीजन नहीं, कुछ भी नहीं बोला इस बंदे ने, बोल दिया। किसने बोला? न्यूटन ने। चलो भैया सब फॉलो करो इस चीज को, नहीं फॉलो करो तो फेल दिए जाओगे। गैलीलियो जैसे महान साइंटिस्ट को फेल दिया था इन्होंने इस चक्कर में, क्योंकि इन्होंने टॉलमी के खिलाफ आवाज उठाई थी। टॉलमी ने पता क्या बोला था? अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सारी बॉडी अर्थ के चारों ओर क्या होती है? घूमती है। ठीक है। और गैलीलियो ने बोला नहीं टॉलमी तू सी है, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और जितनी भी चीजें होती हैं सब क्या होती है भैया? उसके चारों ओर घूमती है। और ये स्टेटमेंट देने पे, जबकि सही स्टेटमेंट थी, और उसको आजीवन कारावास, केवल इतना बोलने पे आजीवन कारावास, वहीं मरो वहीं जियो, खत्म। और वहां पर ही बंदा खाली नहीं बैठा था, 4-5 थ्योरी वहीं से दे दी। जेल में भी 4-5 थ्योरी फेल दी, लो टका टक, और सारी थ्योरी उसकी भी सही थी। वो भी बंदा प्रैक्टिकल था। ये जो बड़े घर के थे ना, बड़े घर के साइंटिस्ट थे, ये नहीं आई थी। ठीक है भैया, तो इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल चल रही है भैया, क्या दिक्कत है, मजा आएगा इससे। ठीक है भैया, देखिए तो भैया इन्होंने इतना बोल दिया। अब चलो आप देखिए हम गलती निकलते निकालते। आइसोथर्मल तो भाई ये क्या होगा? पीवी इक्वल्स में क्या होगा? बोलो हाँ या ना? ठीक है भैया। अब आपको पता है भैया कि जब प्रोपोगेशन होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो भैया वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपोगेशन वॉल्यूम के घटने बढ़ने से एयर के अंदर कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है, डेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। रेयर फ्रिक्शन में वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन डेंसिटी क्या होती है भैया? कम हो जाती है। तो यानी यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज है, इसलिए हमने ये रिलेशन यूज किया, पीवी इक्वल्स टू के। अब देखिए दोनों साइड में क्योंकि चेंज हो रहा है तो हमने क्या किया भैया? इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया दोनों साइड में। इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसे भैया? अगर आप dx अपॉन में dt करते हो ना, डिफरेंशिएशन होता है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। लेकिन जब किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते तो इसे कहते हैं भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं भैया? ये बड़े लेवल के बच्चे करते हैं। ठीक है, आपको सिखा दे रहा हूं। ठीक है भैया, अब देखिए डिफरेंशिएशन में दोनों क्या प्रोडक्ट तो रखा है, तो पहले क्या होगा? दूसरा वाला बाहर, पहला वाला दूसरा वाला, डीके की वैल्यू 0।
जानबूझ के लिखा, नाइस अटेंशन, गुड। ठीक है भैया, ये हो गया। और डी के स्कूल में जो पढ़ता है उसके नंबर, ठीक है। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, हम किसी की बुराई तो करते नहीं, आप लोगों को पहले ही पता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए। ओए भाई प्लीज इधर देखिए। अब देखिए भैया, हमने देखा यहाँ पे, प्लीज भैया, ठीक है भैया, हमने देखा भैया कि इस पी डीवी को यहीं पे रखा हमने, पी डीवी को, इसको उर्ली साइड में ले गया, ठीक है भैया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर हमने क्या निकाल दिया, P इक्वल्स टू में क्या होगा भैया, वी डी पी माइनस डीवी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया किसी को? ओए ओए दूरबीन लिख मत, पहले समझ ले, समझ गया। P इक्वल्स टू में माइनस डीपी डीवी अपॉन में वी। ओहो, लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं बेटा। अगर एक मार दिया ना, समझ गया ना, आगे रायता फैला देगा यहाँ पे तो, समझ गया ना। तो भैया ये क्या है, प्रेशर, ये क्या भैया, और ये क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या भैया, प्रेशर अपॉन में, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन याद है, वॉल्यूमिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में। किसको किसको याद है भैया, ऑनलाइन में किसको किसको याद है? ये तो प्रेशर हो गया, ये क्या हो भैया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसको किसको याद है? अब भाई किसी को याद ही नहीं है। अनुष्का तोमर, त्रिषा, जिज्ञासा, आंचल, अतुल तिवारी, दीक्षा, देव किरोला, देव करेला। भैया बता देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है क्या होता है भैया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है भैया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है भैया, माइनस लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस लिखते ना भैया, याद है? तो भैया ये वाला माइनस हमने इधर पाट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो भाई जी देखिए, प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर आपको याद होगा तो बल्क मॉडुलस का फॉर्म बताओ। बल्क मॉडुलस क्या था भैया, प्रेशर अपॉन में, यही तो था, यहां माइनस लगा था, आप इस माइनस को इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो हमने लिख दिया इसको बी, पी इक्वल्स टू में बी, यानी बल्क मॉडुलस किसके बराबर है भैया, प्रेशर के। किसके बराबर भैया? अब आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए आपको पता है भैया कि मैंने अभी आपको परसों कल ही कराया था कि भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव का एयर के अंदर जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो बी अपॉन में रो था, बी अपॉन में अंडर रूट बी अपॉन में रो। जानते भैया, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर और या लिक्विड, दोनों में क्या था ना भैया, वो था आपका भैया अंडर रूट बी अपॉन में रो, याद है? यही था। चलो भैया, तो हमें पता बी की वैल्यू किसके रखी भैया, पी के बराबर, प्रेशर के बराबर, और नीचे क्या भैया, रो। पी क्या है भैया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि एयर की बात कर रहे हैं ना, तो एयर के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा ना, और यहाँ पे एयर की बात करें तो एयर की ही डेंसिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप सब जानते हो, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर करके, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और इनटू में जी करके निकालते हैं। पी इक्वल्स टू में एच रो जी होता है, शायद आपको याद होगा, है ना? और नीचे क्या भैया, डेंसिटी ऑफ एयर लिख दिया हमने। तू ही बोल ले, अब मेरे को चुप करा ले, चुप हो जाता हूं मैं, सुगर कहीं का। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू रखी गई, ध्यान दीजिए भैया, इसकी पूरी वैल्यू रखी गई, तो भैया एटमॉस्फेयर, इसकी वैल्यू आ रही है 0.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इसकी पूरी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करोगे ये भैया, तो यहाँ पर ये सुन, एक मिनट, चलो इतना करो, मैं बता रहा हूँ, अभी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? डेंसिटी एटमॉस्फेयर की नहीं आएगी, मरकरी कॉलम की आएगी, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम मरकरी कॉलम की हाइट लेते हैं। याद है बेटा, किसको किसको याद है? मरकरी का प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम जो डेंसिटी लेते हैं मरकरी कॉलम लेते हैं, मरकरी का इस्तेमाल करते थे। कितने बच्चे तो हाथ ही नहीं खड़ा करते यार, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, क्लास में है भी या नहीं है मुझे पता नहीं लगता।
नहीं करना भी बंद, अभी क्लास चल रही है। कल आ जाना, कल सुबह आना, फाइनल करना कल। आज चलो फिर शाम को आना, साथ देखना। 5 मिनट के लिए बंद हो पाएगी, छिप जाएगा वो तो। 7 भी आना, एक काम करो 7 भी आना, 15 मिनट तक टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। चलो ठीक, अब तू क्लास में अभी भाग के आया है। ओए देखिए भैया, ओए भाई प्लीज, ठीक है, इसी में टाइम मत वेस्ट कर दो, सारा का सारा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। देखिए भैया, पहली बात तो जिसने कल की मीटिंग नहीं ली होगी उसको बहुत कम समझ में आने वाला है, क्योंकि कल मैंने सारी वेलोसिटी के फॉर्मूले को डराइव कराया था। साउंड वेव की वेलोसिटी, एयर के अंदर ट्रांसवर्स वेव की, सबकी वेलोसिटी के बारे में कल कराया था। कल की क्लास फिर भी आसान थी, ठीक है, लेकिन आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल की क्लास, ठीक है भैया। तो न्यूटन ने बोला, जल्दी देखिए भैया, न्यूटन ने बोला भैया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है भैया, पीवी इक्वल में के, हमने दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है भैया। एक बार v बाहर p का डिफरेंशिएशन, एक बार p बाहर v का डिफरेंशिएशन। k क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 0। इसको परली साइड में ले गए, ये हो गया इस वाली टर्म को, इसको इधर ले गए तो ये हो गया, ठीक है भैया। और उसके बाद हमने क्या किया, p को यहीं पे रखा, dv को इसके नीचे लिया, इसके नीचे dv आ गया, ठीक है भैया। अब ये v क्या हुआ, ये v को हम इसके नीचे लगा सकते हैं ना, ये लिख दिया। ये क्या भैया, प्रेशर, ये क्या भैया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या भैया, प्रेशर अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है भैया, बल्क मॉडुलस। तो प्रेशर की वैल्यू किसकी आ गई, बल्क मॉडुलस। कल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन एयर या लिक्विड, एयर या लिक्विड के अंदर आपका होता है भैया बल्क अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। चाहे एयर में फ्लो कर रहा हो चाहे लिक्विड में फ्लो कर रहा हो, आपके दोनों के लिए फॉर्मूला यही होगा, याद है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू किसके बराबर रखी है, प्रेशर के, तो हमने बल्क मॉडुलस यहाँ पे कर दिया प्रेशर। और देखिए भैया डेंसिटी कहाँ पे प्रोपोगेट कर रही है, एयर के अंदर, तो एयर की डेंसिटी ली, ठीक है भैया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप सबको पता है भैया कितनी होती है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, आप सब जानते हैं 1.01 गुणन 10 की पावर 5, ठीक है भैया। और एयर की डेंसिटी बता दो तो भैया 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एयर की डेंसिटी। सॉल्व करोगे तो भैया आएगा 280 मीटर। इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू, ठीक है भैया। ये क्या भैया, इनकरेक्ट वैल्यू है, ये एक्चुअल से 80 मीटर पर सेकंड क्या भैया कम है, यानी न्यूटन क्या भैया गलत है। सो न्यूटन गलत थे, सो न्यूटन गलत थे, बेवकूफ था, ठीक है भैया। अभी क्लियर है भैया, किसको किसको न्यूटन की गलती पता लग गई। न्यूटन ने बचपन में क्या गलती की थी, अब आता भैया न्यूटन एरर हो गया भैया, लैपलास करेक्शन, बिटो भैया लैपलास करेक्शन भैया 100% आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूं। लैपलास करेक्शन, न्यूटन से लैपलास करेक्शन, ठीक है भैया। तो लैपलास करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है भैया। लैपलास की क्या, लैपलास ने क्या बोला, ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू लैपलास, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। रीजन क्या दिया इन्होंने भैया, पहला रीजन बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड is too large, so that process is very fast। पहली स्टेटमेंट ये। दूसरा भैया देखिए, दूसरी स्टेटमेंट क्या दी भैया, कि यहां पर देखिए भैया प्रोसेस फास्ट है, ठीक है भैया। तो इसलिए जो आपका हीट का एक्सचेंज हो रहा है, कंप्रेशन रेट, जो हीट का एक्सचेंज हो, क्योंकि आपको पता है भैया जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे हीट की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया, बढ़ जाना चाहिए।
ठीक है भैया। और जहाँ पे रेयर फ्रिक्शन होनी चाहिए वहां पे हीट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है और कम हो जाती है, फैल जाता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहां पे हीट क्या होती है, फैल जाती है, तो वहां पे वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया, कम होना चाहिए। लेकिन भैया देखिए भैया, आपको पता प्रोसेस फास्ट है तो यहाँ पे हीट के एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता, यानी कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेयर फ्रिक्शन में टेम्परेचर क्या होता है भैया, घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इतना तेज है। प्रोसेस अगर स्लो होता तो हीट का एक्सचेंज होता, और उस दौरान में क्या होता भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए जो कंप्रेशन वाला पार्ट है हीट को लॉस कर देता, और जो एक्सपेंशन वाला रेयर फ्रिक्शन वाला पार्ट है जो वो हीट को गेन कर लेता। लेकिन प्रोसेस बहुत तेज है तो ऐसा करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है भैया, ठीक भैया, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज टू लार्ज सो दैट प्रोसेस इज वेरी फास्ट, सो नो सफिशियंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। तो भैया क्या है भैया, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हीट का क्या हो जाए भैया, एक्सचेंज हो जाए। ठीक भैया, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, क्या दी भैया, कि प्रोसेस क्या है भैया, बहुत तेज होता है, इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हीट का एक्सचेंज हो पाए, हीट का एक्सचेंज हो पाए। चलो भैया देखते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस बिकॉज लिखा है व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ठीक भैया, स्पीड ऑफ साउंड इज टू लार्ज सो दैट प्रोसेस इज वेरी फास्ट, सो नो सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट का टाइम यहाँ पर मिलता ही नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं पाता। ठीक भैया, तो जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, हीट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो भैया आप देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से पीवी गामा इक्वल्स में क्या था भैया, के एडियाबैटिक प्रोसेस यही कहता है ना भैया, पीवी गामा इक्वल्स में के। दोनों साइड को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, तो भैया क्या हुआ, दूसरा वाला बाहर, पहला वाला, पहला वाला बाहर, दूसरा, और डीके में पढ़ के 0 नंबर। ठीक है भैया, सही है ना। अब देखिए भैया, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, आपको पता होगा, सबको याद होगा कि अगर dxn अपॉन में dx था, याद है, सबको याद होगा, तो यहाँ पे पावर जो भी थी वो पावर आगे आ जाती थी और x की पावर एक कम हो जाती थी, याद है, जो भी पावर थी वो पावर आगे आ जाती थी और एक पावर क्या हो जाती थी भैया, कम हो जाती थी, सबको याद होगा भैया। तो dxn की वैल्यू क्या होगी भैया, nxn माइनस 1 इंटू में dx, यही है। ठीक भैया, ये हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते भैया, यानी इसकी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और देखिए ये डिफरेंशिएशन है, उसकी वैल्यू ये है, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है भैया, तो यही हम लिखते हैं, देखिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पावर कितनी है भैया, गामा, जैसे यहाँ पे पावर m थी तो आगे आ गई और एक पावर कम होगी, और पार्शियल डिफरेंशिएशन पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या लिख दिया, dx भी लिख दिया। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं v की पावर गामा का, तो क्या होगा, पावर आगे आ गई, एक पावर क्या होगी भैया, कम हो गई, और पीछे क्या लगा दिया, dv। जैसे देखिए भैया, dxn पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, पीछे क्या लगा दिया, dx, पावर आगे आ गई, इसको कर रहे हैं ना भैया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, पीछे क्या लगा दिया, dv इक्वल्स टू क्या भैया, c। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया। अब देखिए भैया दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना भैया फटाफट जल्दी से, ठीक है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना, जैसे खत्म हो दूसरी मीटिंग तुरंत ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिए भैया, हमने क्या किया, इस टर्म को यहीं पर रखा, गामा पी वी गामा माइनस 1 dv, और इसको परली साइड मिलेगा, v माइनस गामा हो गया, ये इधर आ जाएगा, और ये क्या हुआ, dp। देखिए यहां तक क्लियर है भैया, ठीक है भैया। उसके बाद देखिए भैया, प्लीज देखिए भैया, गामा p, इसको क्या लिखता हूं भैया, इस चीज को v की पावर गामा अपॉन में v लिख सकते हो उसको भैया, v की पावर गामा माइनस 1 को क्या लिखूंगा, v की पावर गामा अपॉन में v लिख सकता हूं भैया, dv माइनस v गामा dp, ये और ये क्या हो भैया, कैंसिल करें, ये dv अपॉन में क्या हुआ, dv अपॉन में v बचा, dv अपॉन में उधर की साइड ले आओ, गामा p इक्वल्स में क्या हो गया आपका
माइनस डीपी डीवी अपॉन में वी। तो ये क्या है भैया आपका बल्क मॉडुलस। ये क्या हो गया भैया आपका, तो यानी बल्क मॉडुलस की वैल्यू पी भी नहीं, पी नहीं होती अकेला, गामा भी लगता है ऐसे सर, क्या लगता है भैया। तो ये नहीं बोला बल्क मॉडुलस की वैल्यू ये है, ठीक है भैया। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकलता है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है भैया। तो आपको पता है भैया, वी नो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। लेकिन इस बार बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या रखी है, गामा पी। क्या रखी भैया, गामा पी अपॉन में रो, ठीक है भैया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एयर की डेंसिटी है। वे क्या होगा, गामा अंडर रूट पी एटीएम अपॉन में रो एयर। तो भैया अभी पीछे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, 280 निकली थी भैया। और इसकी वैल्यू क्या है भैया, डाइएटॉमिक, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें मोस्ट ऑफ क्या नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस डाइएटॉमिक फॉर्म में रहती है, डाइएटॉमिक N2 की फॉर्म में, या O2 होता है ना। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का अमाउंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है भैया। तो हम केवल डाइएटॉमिक गैस की बात करते हैं। तो डाइएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है भैया। सीपी अपॉन सीपी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है डाइएटॉमिक के लिए 1.41 अंडर रूट 1.4, ठीक है, लिख दीजिए। और इसकी वैल्यू अभी क्या निकाली, 200, सॉल्व करके देख लो भैया 360 आएगा एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या है भैया 360। सो न्यूटन, एरर इन न्यूटन के अंदर कितनी एरर थी भैया, तो 360 माइनस 280, बोलो तो 80 मीटर पर सेकंड, बोले तो 16% की एरर है। 16 ज्यादा हो गया, छोड़ो ना, ये मत लिखो 80। अरे कोई हो गया, क्या बोले। बेटा क्लियर है सबको, जल्दी बता दो फटाफट। हाँ 331 ही आएगा यार, 331 तो होती है, 335, अब 365 बोल रहा हूँ मैं, 331 होगा भैया, 332-35 के आसपास आएगा, 332-335 ऐसे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुअर कहीं का, डीवी अपॉन में वी नहीं होगा, इसको इसके नीचे ले आएगा। बेटा किसको किसको क्लियर है, जल्दी हाथ खड़ा कर लो। ये भैया लैपलास ले, लैपलास एकदम सही थे। एरर कितनी आई भैया, एरर करीबन ये तो आएगी 250, 52%, ये आएगा 52 मीटर पर सेकेंड, बोलो 16% के आसपास एरर है, 16% एरर, ठीक है भैया। ठीक है, ये मिटो दे रहा हूं मैं, ठीक है भैया। ये आपका ये अंडर रूट 1.4 है, ठीक है भैया। तो सॉल्व किया गया, न्यूटन भैया गलत हो गए और लैपलास क्या हो गए भैया सही हो गए। तो जब भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे, जब भी आप फॉर्मूला देखोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड का, जब भी आप वेलोसिटी ऑफ साउंड को देखोगे तो क्या होगा भैया, अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है भैया, ठीक है भैया। किसका, साउंड का एयर के अंदर, ठीक है भैया। बेटो पे बल्क मॉडुलस का तो फॉर्मूला यही है ना, बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी आ रखी है। क्या कह रहा है तू, समझ गया ना बस। ओए देखिए भैया कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे, जल्दी कर लेते हैं। कल भैया कल नहीं तो परसों की पहली क्लास में जो होगा ना, 7 दिन से पहले वाली खत्म हो जाएगा चैप्टर ये, ठीक भैया। चलो भैया एक क्वेश्चन करते हैं भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चलो भैया मिटो रहा हूं इसमें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, मिटो रहा हूं, मिटो दूं, 2 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा। देखिए भैया फटाफट जल्दी से तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए एनसीईआरटी का, ठीक है।
एसटी, अरे चुप हो जा, पता नहीं है एनसीईआरटी का। ठीक है भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया। हाँ, शाम की क्लास में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन होगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, उस इक्वेशन को ड्राइव करना, उसके बाद फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है भैया, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ एयर इन एसटीपी। एसटीपी मतलब जानते हो ना भैया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है भैया, स्पीड निकालनी है एट एसटीपी पे, एसटीपी। ठीक है भैया, यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला। पहला क्या यूज करना भैया, न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला क्या था भैया, √p/में रो। न्यूटन का फॉर्मूला ये था स्पीड के लिए। ठीक है भैया, और लैप्लास का फॉर्मूला क्या था भैया, गामा p/में रो। ठीक है भैया, गामा p/में रो निकालना। ठीक है भैया, तो चलो भैया एक काम करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए भैया, सबसे पहले एसटीपी पे अगर आपको पता हो तो भैया, एसटीपी गामा की वैल्यू बताता है भैया, मैंने बता रखी है, डाई एटॉमिक होता है तो 1.4 होता है ना, तो भैया। ठीक है भैया, तो भैया गामा जो एयर की डेंसिटी है वो एसटीपी पे वैसे होती है 1.3 होती है एसटीपी पे, लेकिन इसको हमें निकालना होगा। ठीक है भैया, तो आपको पता हो जी भैया कि एसटीपी पे जो डेंसिटी, अगर देखिए मैं भैया एट एसटीपी पे डेंसिटी ऑफ एयर, तो डेंसिटी क्या होता है भैया, मास ऑफ एसटीपी, एसटीपी पे एयर अपॉन में वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है भैया, आपको याद होगा तो भैया जो मास होता है एसटीपी, बताना क्या होता है, एसटीपी पे एयर का मास कितना होता है, अब तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है भैया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर क्या होता है भैया, अब इतना तो पता चाहिए, 29 गुणे में 10⁻³ किलोग्राम। मुझे नहीं पता होगा ना, मैं तो पढ़ता ही नहीं कोई भी एसटीपी एनटीपी, केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं। और वॉल्यूम क्या होता है भैया, 22.4 लीटर। ठीक भैया, और इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा भैया, बहस मत कर, जो लिख दिया यहीं पे ये ठीक है, मीटर क्यूब। देखिए भैया, ये ध्यान देना भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए मत। ठीक भैया, एसटीपी पे 1 मोल गैस का, 1 मोल है ये, 1 मोल गैस का मास क्या होता है भैया, इतना। और एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है भैया, ये होता है। ठीक है भैया, सॉल्व करोगे तो आएगा भैया 1.3 के आसपास। क्या आएगा भैया, 1.3 के आसपास। तो हो गया भैया, देखिए न्यूटन के फॉर्मूले से कर रहे हैं, न्यूटन के एसटीपी पे ध्यान रखना, एनटीपी नहीं एसटीपी। ठीक है भैया, एसटीपी पे स्टैंडर्ड प्रेशर, तो 1 मोल मास, गैस का मास, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ये होता है, ध्यान रखना, रट लो इसको, नहीं तो सीधा डेंसिटी रट लो। ठीक है भैया, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है भैया, तो भैया प्रेशर क्या है भैया, एयर प्रेशर क्या होता है 1.01 × 10⁵, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है भैया 1.3। सॉल्व किया तो 280 मीटर पर सेकंड आया। और यहाँ पर लिख गया भैया, तो ये गामा को अलग लिख लो अंडर रूट में, इसको लिख दो पी और रो को अलग अंडर रूट में। ठीक है भैया, तो गामा क्या होगा भैया 1.4, और इसकी वैल्यू क्या रखी भैया 332 मीटर पर सेकंड। क्लियर भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भैया। अरे हो समझ, कॉन्सेप्ट समझाना मुझे। 300, हाँ वही बस बता रहा हूँ ना, इसी के बीच में होती है। ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन को देख लेना, शाम को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन करेंगे। टाटा बाय बाय। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है भैया, भाई प्लीज बोलिए कोई भी प्लीज। ठीक है भैया, देखिए भैया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कौन सी वेव होती है। ठीक है भैया, कोई भी वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले, कोई भी वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो लिखिए भैया फटाफट जल्दी से प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन, जल्दी लिख लीजिए भैया, लगे हाथ। ठीक है, क्योंकि मैं लिखवा नहीं रहा, थोड़ी लंबी डेरिवेशन है। ठीक है, ठीक है, कल शायद कल या परसों इसका लास्ट दिन होगा चैप्टर का। ठीक है भैया, अरे अरे एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट। प्लेन प्रोग्रेसिव, अरे भाई प्लीज बोलेगा नहीं कोई भी। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो प्लीज। ठीक है भैया, बात मत कीजिए भैया। ठीक है भैया, लिखा हुआ है भैया फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, फैक्टर
अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस, ठीक है भैया, गैस भी बोल सकते हो आप, ठीक है भैया। तो कौन कौन से फैक्टर भैया आपके साउंड की स्पीड को इफेक्ट करते हैं? इसमें जो पहला फैक्टर दे रखा है वो है भैया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया, चलो ध्यान दीजिए भैया, प्रेशर का इफेक्ट, रोक दीजिए अपना काम, कलम रोक दीजिए, कलम रोक दीजिए, कलम रोक दीजिए, ठीक है भैया। हमें पता भैया वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है भैया, अभी पीछे निकाला गामा पी अपॉन में रो, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है भैया, गामा पी अपॉन में रो, अभी पीछे हमने निकाला। अब हम प्रेशर का इफेक्ट देखने आ रहे हैं, अभी प्रेशर है वैसे, अब देखने आ रहे हैं। तो आपको पता भैया पीवी इक्वल्स में क्या होता है भैया, एनआरटी, पीवी इक्वल्स में क्या होता है भैया, एनआरटी, ठीक है भैया। तो अब आपको पता भैया पी की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट, पी की वैल्यू क्या होगी भैया आपकी, क्या करें, चुप रहेगा, नहीं कुछ मत कर, ठीक है भैया। तो आपको पता है गामा पी अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो, आपको पता है पीवी कोस में क्या होता है भैया, एनआरटी होता है, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया पी कोस में क्या होता है, एन आर अपॉन में टी, और ये क्या हो गया भैया, वी हो गया, ठीक है भैया। अब एक काम करते भैया, और ये डेंसिटी क्या होती है भैया, डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, मास अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। तो इसका मतलब क्या हो भैया, प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, वी कोस में क्या हुआ, गामा पी की वैल्यू क्या है भैया आपका, एन आर टी अपॉन में क्या हो गया वी, और डेंसिटी की वैल्यू क्या है भैया, मास अपॉन में वॉल्यूम, से वॉल्यूम क्या हो भैया, कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा भैया आपका एक मिनट, देखो भैया नहीं जरूरत है इसकी, पीवी कोस में क्या होता है भैया, एनआरटी, ठीक है भैया, पीवी कोस में क्या है भैया, एनआरटी। तो एक काम करते हैं भैया, हम इसकी वैल्यू नहीं निकालते, हम निकालते भैया इसको लिख देते हैं गामा पी, और ये इसको क्या दिया, मास अपॉन में वॉल्यूम लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा भैया आपका, गामा पी वी अपॉन में क्या होगा भैया, मास, ठीक है भैया। पीवी की वैल्यू क्या भैया, वही वैल्यू आ गई ना, गामा पीवी की वैल्यू क्या, एन आर टी अपॉन में क्या हुआ, मास, वही आ गया पुराना वाला ना। अब एक ये तो टेम्परेचर पे आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख ले यार, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया गामा क्या है, कांस्टेंट है, एन क्या है, आर क्या है, मास क्या होता है भैया। तो हम देख रहे हैं भैया वेलोसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू अंडर रूट टी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो साउंड की स्पीड क्या होगी भैया, ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम रहेगा तो साउंड की स्पीड क्या होगी भैया, कम होगी भैया। हाँ भाई आप भाई क्लास ले रहा हूं मैं, अब मत करना, ठीक है, बाद में करना, अब क्लास ले रहा हूँ, कल मिलता हूँ, कल अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, चलो भाई। अरे मैं कह रहा हूँ कल क्लास, मैं अभी कुछ नहीं करना, ना लाइट बंद करनी है, अभी कल क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँ। अरे भाई क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है भैया, ओए ठीक है भैया, समझ गए भैया। तो एक बार देख लो यही तो, हाँ भैया वेलोसिटी डायरेक्टली टू अंडर रूट टेम्परेचर। अगर मान लीजिए आपने गैस का टेम्परेचर क्या किया भैया, बढ़ा दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही हो गया, ठीक है भैया। अब हम कर रहे हैं भैया इफेक्ट ऑफ क्या भैया, प्रेशर, ठीक है भैया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है भैया, अब कर रहे हैं, ठीक है भैया। तब देखिए टेम्परेचर वाला कर रहा था, प्रेशर वाला निकल गया, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है भैया। तो वी कोस में क्या होता है भैया, गामा पी अपॉन में रो, गामा पी अपॉन में रो, और आपको पता है भैया इसको मैं लिखता हूं गामा पी की वैल्यू को पी ऐसी रहने दीजिए, ये क्या हुआ, मास अपॉन में क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब देखते हैं वही आएगा शायद, गामा पी वी अपॉन में क्या हो गया, एम हो गया। अच्छा भैया आपको पता है भैया पीवी कोस में क्या होता है भैया, कांस्टेंट इन आइसोथर्मल,
टेम्परेचर कांस्टेंट करके कर रहा हूं। प्रेशर अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएबल है तो मतलब टेम्परेचर क्या है भैया, कांस्टेंट है। ठीक है भैया, टेम्परेचर वेरिएबल है मतलब प्रेशर क्या है, सॉरी प्रेशर वेरिएबल है मतलब टेम्परेचर, यहां पर हमने क्या किया भैया, टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा भैया आपका, कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा भैया आपका गामा पीवी की वैल्यू क्या रखी भैया, के अपॉन में क्या होगी भैया, ये पूरी टर्म क्या होगी भैया, कांस्टेंट क्या होगी भैया। तो अगर आप प्रेशर को बदलते हो तो वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेगी भैया आपकी, सेम रहेगी, वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप प्रेशर को घटाओ बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी भैया, बढ़ेगी। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप टेम्परेचर कांस्टेंट करके कर रहे हो। ठीक है भैया, चलो भैया, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे यहाँ पे तो ये चेंज क्या होगा, अलग तरीके से आएगा। ठीक है भैया, फटाफट क्लियर भैया, ऑनलाइन में क्लियर है। ठीक है, अगला जो है भैया इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है भैया, बेटो तुझे थर्ड इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। इसका मतलब मैं केवल डेंसिटी बदलूंगा, बाकी सारी चीजों क्या रखूंगा, कांस्टेंट, बाकी सब चीज क्या है भैया। तो भैया आपने देखा P इक्वल्स में क्या है, अंडर रूट, सॉरी V इक्वल्स में क्या है, ये था भैया। तो हमने क्या किया भैया, V इक्वल्स में आप देख रहे हो ये सारी चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि केवल डेंसिटी यहां पर वेरिएबल है। ठीक है भैया, तो आप देखोगे इनवर्सली इक्वल टू डेंसिटी, मतलब जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उस गैस में साउंड की स्पीड क्या होगी भैया, कम होगी। थोड़ी नेट में प्रॉब्लम चल रही है भैया, सॉरी। ओए भाई प्लीज, तो हम देख रहे हैं भैया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या भैया, डेंसिटी क्या है, इनवर्सली है। अब ऐसा क्यों होता है, यार बोलते हैं अननेसेसरी मत बोला करो भाई प्लीज यार। ठीक है भैया, ऐसा इसलिए होता है, बड़ा सिंपल सा रीजन है कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है भैया, गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसके अंदर मूवमेंट क्या होती है भैया, कम होती है। मूवमेंट क्या होगी भैया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी क्या होगी भैया, कम होगा। और जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कम होगा तो क्या होगा भैया, साउंड की स्पीड क्या होगी भैया, कम हो जाएगी। समझ गए भैया, तो बिल्कुल सिंपल सा रीजन है। एक एग्जांपल देता हूं भैया कि बताइए कौन सी गैस में आपके आवाज की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं भैया हाइड्रोजन की, या बात करूं भैया मैं ऑक्सीजन की, तो किसमें ज्यादा होगी भैया, हाइड्रोजन के अंदर आपके साउंड की स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी। कितनी तेज होगी, 16 गुना ज्यादा तेज, क्योंकि 16 गुना उसकी डेंसिटी क्या होती है भैया, कम होती है। ठीक है भैया, 16 गुना जो आपकी डेंसिटी क्या होती है भैया, कम होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यानी 16 गुना रफ्तार क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। सो स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज इक्वल्स में 16 टाइम्स ऑफ, सॉरी हाइड्रोजन इनवर्सली है ना, हाइड्रोजन इज 16 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड इन ऑक्सीजन। ठीक है भैया, 16 गुना ज्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा उसमें साउंड की रफ्तार, अरे 16 गुना कहां से जाएगा, अंडर रूट टाइम्स है ना, 4 गुना होगा, 4 गुना होगा, 4 गुना, 16 गुना डेंसिटी रहेगी तो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट लगा मतलब 16 गुना डेंसिटी, तो अंडर रूट करोगे तो क्या होगा, 4 होगा ना, तो 4 गुना रफ्तार रहेगी। हाइड्रोजन में जो रफ्तार रहेगी ऑक्सीजन कंपेरिजन में वो 4 गुना ज्यादा रहेगी। मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला तो मिट गया, पहले बताती मेरे को तू। अच्छा प्रेशर वाला देख भैया, ओए चुप रह भैया, अगर प्रेशर वेरिएबल है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो P ये देखिए भैया हमने डेंसिटी को क्या लिख दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये मास ऊपर से लग गया पीवी क्या होता है भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको पता पीवी क्वेश्चन में क्या होता है, एनआरटी, तो आपने टेम्परेचर को क्या लिखा है भैया, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है ना, तो ये क्या होगा, ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट, तो पूरी कांस्टेंट होगी। तो ये देखिए भैया यहाँ पर पूरी पीवी की यहाँ पे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरी क्या होगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इन्फ्लुएंस, ठीक है भैया। देखिए भैया डेंसिटी बड़ा ही, सुन लीजिए भैया, देखिए
हमने क्या किया भैया, दोनों का प्रेशर सेम रहना चाहिए, ध्यान रखिए प्रेशर सेम रहना चाहिए, प्रेशर बदलना चाहिए, क्योंकि हम डेंसिटी कोई वेरिएबल कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो चलो मैं देखता हूँ ऑक्सीजन के अंदर देखता हूँ मैं, ठीक है भैया। तो ऑक्सीजन के अंदर देखूंगा तो भैया आपको पता है भैया कि यहाँ पे मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने के लगा दिया, क्या लगा दिया, वैसे मुझे पता कि वो क्या है, गामा पी है, क्या होगा, गामा पी होगा, ठीक है भैया। अंडर रूट क्या है भैया, ऑक्सीजन की डेंसिटी, क्या लिख दिया भैया, और ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होती है भैया, 16 टाइम्स हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की डेंसिटी 16 टाइम क्या होती है भैया, ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स हाइड्रोजन की डेंसिटी, ठीक है भैया। फिर हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी लिख रहे हो तो क्या होगा भैया, के तो वही रहेगा क्योंकि सारी टर्म कांस्टेंट रखी है आपने ऊपर वाली, यहाँ पे क्या होगा भैया, हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, के 4 बाहर आएगा, अंडर रूट क्या होगा, रो एच, दोनों को डिवाइड करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को डिवाइड करोगे तो वीओ अपॉन में वीएच की वैल्यू क्या आएगी भैया आपकी, के अपॉन में 4 अंडर रूट रो एच, और जब ये डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, रो एच के से के कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया भैया, वी एच इक्वल्स टू में 4 टाइम्स ऑफ वीओ, ठीक है भैया। इस तरीके से किया मैंने, ठीक है भैया। ऑक्सीजन से 4 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है भैया। अगला देखिए भैया बेटे से, हाँ अच्छा डेंसिटी, एक मिनट, डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या भैया, ज्यादा भारी है, ज्यादा भारी मॉलिक्यूल क्या होता है भैया, ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट, मूव नहीं करता, मूव नहीं करेगा तो एनर्जी क्या होगी, जल्दी से फैलेगी नहीं, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, मिटो दे जल्दी करना भैया। अगला देखिए भैया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर करा दिया भैया, डेंसिटी भी करा दिया, प्रेशर भी करा दिया, भैया। इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, ओए भाई देखिए भैया, इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, विंड की स्पीड का क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ, कौन सा फोर्थ पॉइंट है ना, इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड का क्या फर्क पड़ेगा, देखिए भैया अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है भैया, विंड ऐसे चल रही है, विंड आपकी ऐसे चल रही है और आप इधर बोल रहे हो साउंड, तो थीटा एंगल है, ठीक है भैया। तो अब इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूं मैं, ठीक है भैया। विंड की स्पीड ये रही, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है v स्पीड से, ठीक है भैया, और साउंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखिए, ये देखिए ये क्या होगा, इसको रिजॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, v cos थीटा, और ये क्या होगा भैया, v sin थीटा। तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी भैया, इफेक्टिव स्पीड, इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, ठीक है भैया, क्योंकि अगर साउंड की ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है भैया, विंड है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड का कंपोनेंट क्या है साउंड के साथ, v cos थीटा, क्या रहा भैया, v cos थीटा। तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, इफेक्टिव स्पीड क्या होगी भैया आपकी, v cos थीटा प्लस v साउंड। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप इसी डायरेक्शन में, विंड भी यही चल रही है और आप भी यही पे बोल रहे हो, यानी थीटा क्या होगा भैया, 0, इफ थीटा इक्वल्स में 0, यानी क्या होगा भैया, विंड की वेलोसिटी पैरेलल है किसके, साउंड की वेलोसिटी के। तो अब देखिए क्या होगा, इफेक्टिव स्पीड क्या होगी भैया आपकी, क्या होगी भैया, देखिए क्या होगा, v cos थीटा, cos क्या लिखोगे 0 प्लस विंड का, साउंड की स्पीड क्या होगी, v साउंड, तो क्या होगा भैया आपका, ये क्या होगा, v प्लस v साउंड, मतलब ऐड हो जाएगी, स्पीड क्या होगी भैया, इंक्रीज, इफेक्टिव स्पीड क्या होगी भैया, इंक्रीज कर गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए साउंड की स्पीड में ये एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ गया, मतलब यहाँ पे बढ़ेगी, मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर आपकी साउंड 4 किलोमीटर पर 300 मीटर पर सेकंड में चल रही है, साउंड की रफ्तार, सॉरी एयर की रफ्तार, और साउंड भी क्या है 300 मीटर पर सेकंड है उसी डायरेक्शन में, तो नेट रफ्तार क्या होगी भैया, 600 मीटर पर सेकंड, दोनों का सम के बराबर आएगा, ठीक है भैया। अगला भैया, अगर मैंने कह दिया थीटा इक्वल्स में क्या भैया 90 डिग्री, मतलब साउंड ऐसे जा रही है और आप ऐसे खड़े हो, हवा ऐसे चल रही है, साउंड ऐसे आ रहा है और आप ऐसे चल रहे हो, तो देखते हैं एयर क्या इफेक्ट डालती है, तो क्या होगा भैया आपका इफेक्टिव, अब उससे कोई नहीं, यही कंपोनेंट लिया जाता है, ठीक है भैया। v cos क्या होगा भैया 90 प्लस v साउंड, तो भैया क्या होगा 0 हो जाएगा, तो केवल साउंड की रफ्तार ही रहेगी, मतलब साउंड की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब कि अगर आप एयर के परपेंडिकुलर बोल रहे हो, एयर के
परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो जो आपकी साउंड की स्पीड है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर एयर की डायरेक्शन में आप बोल रहे हो तो आपके साउंड की स्पीड क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, क्योंकि साउंड के थ्रू ही तो जा रही है आवाज, साउंड के थ्रू आवाज जा रही है तो साउंड की स्पीड ज्यादा, तो एयर आपकी साउंड की सॉरी एयर की स्पीड ज्यादा है उसी डायरेक्शन में, तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी भैया आपकी, बढ़ी जाएगी। अगला भैया देखिए उल्टा बोल रहे हो, उल्टी डायरेक्शन में, साउंड इधर जा, एयर इधर जा रही है, आप इधर बोल रहे हो, तो स्पीड क्या होगी भैया, कम हो जाएगी। क्या होगी भैया, इफ वी एयर, जो एयर चल रही है उल्टा चल रही है, एंटी पैरेलल कहते हैं, एंटी पैरेलल, पैरेलल टू वी साउंड, साउंड से उल्टा बोल रहे हो, डायग्राम बना दूंगा भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है भैया। तो थीटा क्या होगा भैया 180 डिग्री, तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, क्या होगा भैया, वी साउंड और प्लस वी कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है भैया -1, तो वी साउंड माइनस वी, मतलब दोनों की नेट रफ्तार क्या होगी भैया, कम हो जाएगी, नेट स्पीड क्या होगी भैया, कम हो जाएगी। मतलब अगर आप और साउंड, साउंड की रफ्तार, साउंड की रफ्तार और एयर की रफ्तार दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी भैया ये, और अगर आप साउंड इधर जा रहा है और एयर इधर चल रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनचेंज्ड, ठीक है भैया, अनचेंज्ड। और अगर आप क्या कर रहे हो भैया, एयर ऐसे चल रही है और साउंड ऐसे है, तो उसमें इफेक्टिव स्पीड क्या होगी भैया, कम हो जाएगी वॉल्यूम। बड़ा क्लियर है सबको, क्लियर है, क्लियर है, आगे कर लो भैया। बाबा नहीं भैया, एक क्वेश्चन है भैया, दिल्ली 2002 में आया था, दिल्ली 2014 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, प्लीज बोलिए नहीं, कह रहा भैया कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड विल बी 2 टाइम्स ऑफ द वैल्यू एट 0। कह रहा भैया, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया आप उस टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए जहां पर क्या भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड of speed of sound will be 2 times its value at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा भैया उस टेम्परेचर की वैल्यू निकालिए, उस टेम्परेचर की वैल्यू निकालिए जिस पर आपका जो वो टेम्परेचर निकालिए, ठीक है, जिस पर आपकी जो भी वेलोसिटी है साउंड की वो डबल हो 0 डिग्री वाले टेम्परेचर के। तो आपका बता भैया, नहीं समझे, चलो बता रहा हूं मैं, देखो इसको क्वेश्चन समझ आसान नहीं है वैसे तो, खैर भैया टेम्परेचर T1 क्या रखा भैया आपको 0 डिग्री, बोले तो 273 केल्विन, इतना दे रखा है भैया, ठीक है भैया। तो कह रहा है इस पर जो वेलोसिटी है इसका डबल आना चाहिए उस टेम्परेचर पर, तो इसमें हमने मान लिया वेलोसिटी क्या आ रही है, v आ रही है, क्या आ रही है भैया। अब हमने लिया दूसरा टेम्परेचर क्या लिया, इसको निकालना है, ठीक, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी भैया 2 टाइम्स ऑफ v, 2 टाइम्स ऑफ, बाकी और सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, केवल यहाँ पे कौन वेरिएबल है। तो बच्चा अभी मैंने आपको बताया था क्या कि v इज इन डायरेक्टली इक्वल टू अंडर रूट t, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट अंडर रूट v हो गया फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला बन गया। तो देखिए भैया पहली वेलोसिटी है v, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या भैया अंडर रूट 273, फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहां पे आओ, यहां पे v2 क्या, v2 होगा k अंडर रूट t2, ठीक है भैया, v2 की वैल्यू क्या है 2v डबल है, k वही रहेगा कोई कांस्टेंट है, और ये निकालना है t2, सेकंड इक्वेशन, ठीक है भैया, t2 निकालना है, 200 कहां से आएगा, ठीक है भैया, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये क्या होगा भैया 2v अपॉन में v के अंडर रूट t2 अपॉन में के अंडर रूट t 273, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, के से के कट मर गया, v से v क्या हुआ कट मर गया, 2 आ गया भैया, अंडर रूट t2 273, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो गया 4 t2 273, t2 क्या है भैया 12, ये क्या हो भैया 28 29, और ये क्या हो भैया 9 नहीं 10 केल्विन,
इतने केल्विन टेम्परेचर पर डबल स्पीड हो जाएगी 0 के मुकाबले। क्लियर है भैया सबको? क्लियर है? चलो भैया देख रहे 3-4 बार नोटिस। रगड़ दे यार, रगड़ दे, जान दे, जान दे। ठीक है भैया, देखिए आप अगला भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। ठीक है भैया, मेरी बात सुनिए केवल। भैया देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले बता दे रहा हूं मैं दोबारा से एक बार ही कि जिसका भी इफेक्ट देखोगे केवल वही वेरिएबल होगा उस फॉर्मूले में, बाकी सब चीजें क्या होंगी? कांस्टेंट। बस ये चीज ध्यान में रखोगे, सारी चीजें आपकी टिप पे बैठी हुई है। अगला देखिए टॉपिक है भैया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव, पहले हम लिखते भैया प्रोग्रेसिव वेव। देखिए भैया प्रोग्रेसिव वेव, आप लिखना है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है भैया? तो ये वो वेव होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करती है। ठीक है भैया, लिखिए डेफिनेशन इसकी फटाफट। प्रोग्रेसिव वेव, अ वेव दैट ट्रेवल्स, प्लीज प्लीज भैया, अ वेव दैट ट्रेवल्स, प्रोग्रेसिव वेव लिखिए, अ वेव दैट ट्रेवल्स, अ वेव दैट ट्रेवल्स from one point to one point of a medium, one point of a medium that travels from one point of medium to another, from one point of medium to another is called progressive wave, is called progressive wave। किसी मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो भैया चले, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं भैया, फुल स्टॉप। आप प्रोग्रेसिव वेव में भी, आप प्रोग्रेसिव वेव में भी, आप प्रोग्रेसिव वेव में भी ट्रांसवर्स एज वेल एज, ट्रांसवर्स एज वेल एज, हाँ भैया आप प्रोग्रेसिव वेव में भी ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ये ट्रांसवर्स नेचर की भी होती है, यानी इसके पार्टिकल परपेंडिकुलर वेव मोशन के परपेंडिकुलर भी वाइब्रेट कर सकते हैं और उसके पैरेलल भी, वेव मोशन के पैरेलल भी। ठीक है भैया, चलो आगे लिखिए भैया। अगला प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है भैया, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, प्लेन भाई प्लीज यार बोलिए मत बिल्कुल भी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है भैया, लिखिए इफ ड्यूरिंग दी प्रोपोगेशन, बहन आपकी वो गला खराब होगा मेरे ख्याल से, मेरे यहां से नेट सही है जाता तो एकदम से चले आता है, नहीं तो सही आता है। देखिए भैया, इफ ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इफ ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम, if during the propagation of wave through a medium the particles of the medium vibrate, the particles of the medium vibrate simple harmonically about their mean position, particles of medium vibrate simple harmonically about their mean position, about their mean position, comma, then the wave is said to be, then the wave is said to be, then the wave is said to be progressive harmonic wave, then the wave is said to be प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। देखिए भैया इसका मतलब समझ लीजिए, वही है प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं भैया? प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। ये वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स आपको पता होगा। ठीक है भैया, फिर आगे इसने बोला भैया कि सिंपल हार्मोनिक क्या होती है, तो सिंपल हार्मोनिक वही है जिनके पार्टिकल क्या भैया मीन पोजिशन के अलॉन्ग में वाइब्रेट करें। ठीक है भैया, जिन प्रोग्रेसिव वेव के पार्टिकल्स मीडियम में क्या भैया वाइब्रेट करे, ठीक है भैया, सिंपल हार्मोनिकली, तो जो उससे प्रोग्रेसिव वेव आती है उसे हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। नीचे लिखिए इसके, नीचे लिखिए
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, wave of given frequency, in a harmonic progressive wave, wave of given frequency, comma, all particles have same amplitude, all particles have same amplitude, but the phase oscillation, all the particles have same amplitude, but the phase of oscillation change from one particle to another particle, but the phase of oscillation change from one particle to, अब इसका मतलब समझ लीजिए, मेरे ख्याल से यही आपको नहीं समझ में आया होगा इस लाइन का मतलब। देखिए भैया कुछ भी नहीं कह रखा इसमें, ठीक है। देखिए कह रहा भैया मैंने एनर्जी दी मीडियम में, ठीक है भैया, तो इस मीडियम का पार्टिकल क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर गया, ठीक है भैया। जब ये ऊपर जाएगा तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा, यहां पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, पहला पार्टिकल कहां चला गया भैया, ऊपर, एम्पलीट्यूड क्या है इसका, ए, इतना मैक्सिमम हाइट पर गया, एनर्जी यहां पे चलेगी। जब ये नीचे आएगा, जब ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई, ठीक है। पहला केस ये है। दूसरे केस में क्या होता है भैया कि जब ये पार्टिकल, अब क्या होता है भैया, ऊपर से ये ऊपर चला गया था ना ये वाला पहला वाला पार्टिकल, अब वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब वो कहाँ आएगा भैया, नीचे, पहला वाला पार्टिकल। तो दूसरा वाला पार्टिकल क्या होगा भैया, ऊपर जाएगा, कहाँ आएगा, दूसरा वाला पार्टिकल। जब ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए, ये दूसरा, ये पहला डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम था, ये तीसरा डायग्राम है, ठीक है। अब ये नीचे आ गया, देखिए पहले ऊपर गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो जब ये ऊपर पहुंच गया तो एनर्जी यहाँ पे पहुंच गई थी इस वाले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल पे, ठीक है भैया। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो पार्टिकल का ऊपर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन थर्ड डायग्राम में जब ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता नीचे भी आएगा ना वाला, जो ऊपर गया तो वो नीचे भी आएगा, नीचे आ गया तो ये दूसरा वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर टॉप पे, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा इसका, ये। लेकिन जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, तीसरे पार्टिकल में, पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, और ये क्या भैया, तीसरा पार्टिकल अब क्या करेगा, ऊपर जाने का प्रयास करेगा, ठीक है भैया। चौथे डायग्राम में देखिए, चौथे डायग्राम में, ठीक है भैया, चौथे डायग्राम में आपको पता भैया ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, क्योंकि मीडियम क्या है भैया, आपका इलास्टिक है, रुकेगा नहीं, तो ये क्या होगा, अब नीचे आ जाएगा, पहला वाला पार्टिकल नीचे आ जाएगा। अब दूसरा वाला पार्टिकल जो उठ के टॉप पे है वो कहाँ होगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा वाला पार्टिकल। तीसरा वाला पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, ए एम्पलीट्यूड लेके, ये एम्पलीट्यूड माइनस ए एम्पलीट्यूड लेके नीचे, ठीक है भैया। और ये कहाँ जाएगा, ए एम्पलीट्यूड लेके तीसरा वाला पार्टिकल ऊपर। अब ये कहाँ पे जाएगा, चौथे वाले पार्टिकल के पास। अब चौथे वाले पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर करेगा जाने का कोशिश, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा भैया, अगले पांचों डायग्राम में देखिए, पांचों डायग्राम में देखिए भैया होगा, पहला वाला फिर कहाँ आ गया, मीन पे, तीसरा वाला कहाँ चला गया भैया, नीचे, माइनस ए एम्पलीट्यूड, दूसरा वाला नीचे, और पहला वाला फिर कहाँ गया, नीचे, तीसरा वाला, और ये चौथा वाला कहाँ चला गया भैया, एक्सट्रीम पे, ए पे। तो आप देख रहे हो सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। लेकिन फेज ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग है। जब ये मैक्सिमम पे था तो बाकी सब कहां पे है, जीरो पे है, ठीक है भैया। जब ये मैक्सिमम से नीचे आ रहा है तो ये कहां जाने का प्रयास कर रहा है, मैक्सिमम पे। अब इसी यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये कहां पे है, 360 डिग्री के फेस पे। किस पे है भैया, ये किस पे है, 270 के फेस पे। ये किस पे होगा भैया, 180 के फेस पे। ऊपर से नीचे आ गया ना, तो ऊपर जाने पे 90, नीचे आने पे 180। ये कहां है भैया, इसका फेस है 360 एंगल, इसका फेस क्या भैया 270, इसका फेस क्या भैया 180, और इसका फेस क्या भैया, क्या सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड क्या भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। यही कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए भैया। यहां पर हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड तक जा रहा है, सबका एम्पलीट्यूड क्या भैया सेम है, लेकिन सबका फेस क्या भैया, एंगल जो है, एंगल जो ट्रेस किया, इसने कितना कर लिया भैया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ गया 180। ये ऊपर गया है, नीचे गया, फिर और नीचे आ गया, कितना आ गया 270। फिर ये ऊपर गया है, नीचे आ गया 180, फिर ये केवल ऊपर गया अभी तक। तो क्या होगा भैया, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन सबका फेज ऑफ वाइब्रेशन क्या भैया अलग, फेज ऑफ वाइब्रेशन अलग अलग है,
एम्पलीट्यूड सबका क्या है भैया? क्लियर है भैया सबको ये चीज? क्लियर है ये? एक बार और देखिए भैया, ओए पहले इस जो मैंने लिखवाया ना उसमें एक नोट में मैंने क्या लिखवाया, ये बात भैया बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं सबका एम्पलीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन फेज ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है भैया? अलग अलग होता है। ठीक है भैया, मतलब अलग अलग एंगल पर वो चलेंगे। जब एनर्जी गई इसके पास, ओए ध्यान दीजिए भैया, जब एनर्जी इस पार्टिकल के पास गई तो कहां पहुंच गया? 90 पे। ठीक है भैया, एनर्जी आगे बढ़ती रहेगी एक के बाद एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे। ओए ध्यान दीजिए भैया, मैं देखिए जब ये ऊपर चला गया तो एनर्जी इसके पास आ गई। अब ये ऊपर जाके नीचे आने का प्रयास करेगा पहला वाला पार्टिकल, तो दूसरा वाला के पास एनर्जी है तो ऊपर जाने का प्रयास करेगा। ठीक है भैया, अगले वाले देखिए थर्ड वाले डायग्राम में जो ऊपर वाला टॉप पे था वो अब कहां पहुंच जाएगा? नीचे। जिसके पास एनर्जी गई थी वो कहां जाएगा? टॉप पे। अब एनर्जी क्या होगी? थर्ड पे चलेगी। अब वो ऊपर जाने का प्रयास करेगा, समझ गया? अब देखिए जब ये ऊपर वाला था ये जो मीन पे आया वापसी, तो मीन पर रुकेगा नहीं, कहां चलाएगा? नेगेटिव के एक्सट्रीम पे। और ये कहां जाएगा भैया? जो दूसरा वाला ऊपर था वो कहां आएगा भैया? नीचे पे आएगा मीन पर। और जो तीसरे वाले के पास एनर्जी पहुंची थी वो कहां चलेगा भैया? एक्सट्रीम पर। अब एनर्जी कहां पहुंचेगी? चौथे वाले पार्टिकल तक पहुंच जाएगी, समझ गए भैया? अब देखिए, अब जो ए वाला पार्टिकल पहला वाला पार्टिकल है वो ऊपर से गया, नीचे आया, फिर नीचे चला गया, फिर आप कहां जाएगा? यहां पे आएगा, मीन पे पहुंच जाएगा। अब ये वाला कहां था? मीन से नीचे आ जाएगा। ठीक है भैया, ये कहां जाएगा? मीन पर आ जाएगा। ये क्या होगा? एक्सट्रीम पहुंच जाएगा। इसने क्या किया? ऊपर गया, देखिए क्या किया इसने, पहले वाले के बारे में बता रहा हूं। ठीक है भैया, यहीं तक कराऊंगा, कल आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, ये गया, ये ऊपर गया, यहाँ पे गया, फिर नीचे गया, फिर वापसी आ गया 360 डिग्री का एंगल। ये वाला दूसरा देखिए, ऊपर गया, नीचे गया। ठीक है भैया, ऊपर गया 90, यहाँ पे आया 180, फिर आया 270। ठीक है भैया, ये ऊपर गया, यहाँ पे आ गया 180, ये केवल ऊपर गया तो क्या 90। सबका फेज ऑफ ऑसिलेशन क्या भैया? अलग अलग है, लेकिन एम्पलीट्यूड सबका